अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो जुल्म है वो तो हमारे पूर्वजों ने किया, तो हम क्यों भुगतें। लेकिन यही लोग जब अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी लेनी होती है तो उसमें पीछे नहीं हटते हैं। ये SC ST कैटेगरी का है, इसके नंबर कम थे, उसके बाद भी इसका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि घरों की आम भाषा में आपने जरूर सुना होगा कि बेटा किसी से भी शादी कर लेना, लेकिन कोई छोटी कास्ट से मत उठा लाना। आज भी आप देखोगे कि अपर कास्ट पॉपुलेशन में बहुत ही कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट पोजीशन हो, जमीन की ओनरशिप हो या कुछ और हो, हर चीज में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो अपर कास्ट की है। हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं, और उसी पार्टी के जो छोटे नेता हैं वो रिजर्वेशन हटाने की बात करते हैं, ताकि लोग आपस में ही उलझे रहें। कि 1932 से आज तक कास्ट बेस्ड सेंसस लोगों के सामने नहीं लाया गया है। गांधी जी का मानना था कि डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म होगा जब लोग इंटर कास्ट मैरिज करेंगे। समाज से निकलने का जो डर होता है वो बहुत ही बड़ा डर होता है। ये सिर्फ वही समझ पाएगा जो समाज से निकला हुआ है, या फिर ये असली राजपूत है। देखिए, रिजर्वेशन एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसपे आए दिन लोग आपको बहस करते हुए मिल जाएंगे। स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे ये बहस जो है वो और तेज हो जाती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि फाइनेंशियल स्टेटस देख के रिजर्वेशन देना चाहिए, और ये जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ये हटा देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 70 सालों से बैकवर्ड लोगों का स्टेटस नहीं सुधार पाया तो इसका मतलब कि ये जो टूल है ये काम का नहीं है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पुरखों ने जो गलतियां की हैं उसकी सजा हमें क्यों मिले। सब अपने हिसाब से अपना अपना मन बनाकर इस टॉपिक पर बात करते हैं। कुल मिलाकर जिसको रिजर्वेशन मिलता है वो इसके सपोर्ट में बहस करता है, और जिसको नहीं मिलता है वो ज्यादातर इसके अगेंस्ट में बात करता है। आप अपने आसपास नोटिस करोगे तो आपको यही पैटर्न मिलेगा मोस्टली। अब देखिए, अगर ऑलरेडी कुछ मन बनाकर आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे पता है फिर आप हर्ट होंगे ही, क्योंकि इसमें मैं काफी कंट्रोवर्शियल चीजें डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन मेरी इंटेंशन इसके पीछे बस इतनी है कि जब हम रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो हमारे पास इसकी सही डिटेल्स हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक प्रोपेगेंडा वाली न्यूज ना हो। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको लेके मैं कुछ लॉजिक्स और फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा ताकि आप अपनी सोच बना सको। इससे पहले कि हम रिजर्वेशन डिस्कस करें, कुछ डेटा डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है ताकि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है वो समझने में आसानी हो। देखिए, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ है, जिसमें से 20 करोड़ SC हैं और 10 करोड़ ST हैं। यानी कि SC की पॉपुलेशन 16.63% है टोटल पॉपुलेशन की, और ST की पॉपुलेशन 8.61% हुई। OBC के डेटा को लेके काफी कंट्रोवर्सी है, वो अभी आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन मंडल कमीशन के हिसाब से OBC की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 52% है, और NSSO के सर्वे के हिसाब से 41% है। तो मोटा मोटी अवेलेबल डेटा से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में अराउंड 75% बैकवर्ड क्लास है, और बाकी जो बचे हैं वो 25% वो जनरल कास्ट है। वहीं इस पॉपुलेशन में से रिजर्वेशन की बात करें तो SC की पॉपुलेशन 16.63% है और उनको 15% रिजर्वेशन मिला है, और ST की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन 8.61% है और उनको 7.5% मिला हुआ है, और OBCs की पॉपुलेशन 52% है, उनको 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो अराउंड 75% बैकवर्ड क्लास में से 50% को रिजर्वेशन मिला हुआ है, और अभी जो 10% EWS मिलता है उसकी बात हम आगे करेंगे। अब देखिए, तो सबसे ज्यादा डिस्कशन चलता है कि रिजर्वेशन तो खुद एक डिस्क्रिमिनेशन है। आप जाति के आधार पर भेदभाव करके किसी को ज्यादा और किसी को कम रिजर्वेशन दे रहे हो, और हमारा लॉ कहता है कि हर कोई कानून की नजर में इक्वल है, और इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो रिजर्वेशन तो इलीगल हुआ। तो एक ऐसा टूल जो खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन से कैसे बचा पाएगा। अब देखिए, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए पहले हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम अपने परिवार में कैसे बिहेव करते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है जो चल सकता है और दूसरा बच्चा अभी छोटा है। तो अगर हमें कहीं जाना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा है जो चल नहीं सकता उसको गोदी में ले लेते हैं, और जो चल सकता है उसको चलने दिया जाता है। या फिर ये कहते हैं कि इस घर में इक्वालिटी फॉलो होती है, दोनों के लिए रूल सेम रहेंगे, दोनों को चलना पड़ेगा। अब ऐसे ही अगर आप घर में मान लो कि घर में 2 भाई हैं, अगर किसी वजह से एक भाई की हेल्थ वीक है और उसको डॉक्टर ने कहा है कि इसको अच्छी खुराक की जरूरत है, तो आप क्या कहोगे कि घर में तो इतना ही राशन आता है, सब में बराबर बटेगा, इक्वालिटी होगी, या फिर जिस भाई को अच्छी खुराक की जरूरत है उसको ज्यादा खुराक दोगे जब तक वो ठीक ना हो जाए। ऐसे ही अगर आप मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ कहीं पे और एक सीट खाली है वहां पे, तो उस टाइम पर जो पहले पहुंच जाता है वो बैठता है, या फिर कोई फीमेल या बुजुर्ग आदमी होता है उसको आप सीट देते हो। देखिए, जब हम अपने घर की बात करें तो आप नोटिस करोगे कि हम घर में भी किसी को कम किसी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और ये प्रायोरिटी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही होता है जिसकी वजह से इक्वालिटी आती है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरा देश एक परिवार है, और वो एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट करता है जैसे हम अपने परिवार में एक्ट करते हैं। और हमें रिजर्वेशन इसलिए बुरा लगता है क्योंकि जैसे ही हम परिवार के बाहर निकलते हैं हम बाकी लोगों को बाहर ही समझते हैं। जब हम अपने घरों में ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे होते हैं कि अनसेट कम्युनिकेशन में एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो घर के अंदर। अगर हम ह्यूमन ग्राउंड को भी छोड़ दें
लॉजिकली भी देखें तो रिजर्वेशन एक मजबूरी है। अगर आप घर का एग्जाम्पल लो, किसी फादर के 3 बेटे हैं और वो इन तीनों बेटों में से किसी एक को इग्नोर करना शुरू कर दे, आप देखोगे कि वो लेफ्ट आउट भाई आगे चल के घर वालों के अगेंस्ट में हो जाता है, भाइयों के अगेंस्ट में हो जाता है, वो उस घर के लिए डेंजरस हो जाता है। इसलिए एक अक्लमंद फादर कभी भी अपने बेटों में फर्क नहीं करता है, जरूरत के हिसाब से चीजें मैनेज करके सबको साथ में लेकर चलता है। ऐसे ही अगर कोई कंट्री है और उसमें किसी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा लेवल पे बढ़ जाती है तो वो रिबेलियस हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड का एग्जांपल हमने देखा है कि वहां पे कैसे लोग नक्सली बन गए। रेड कॉरिडोर जो एरिया बोला जाता है, वहां पे बिजनेस वगैरह करने में कितनी दिक्कत आती है। नक्सली आज की डेट में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गया इंडिया के लिए। और ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, किसी भी देश की गवर्नमेंट अगर किसी एक स्टेट को इग्नोर करना शुरू कर दे तो आप देखिएगा कि वो एक स्टेट पूरे देश के लिए थ्रेट बन जाती है। यही रीजन है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के देशों में भी रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि देश सबको साथ लेकर चलने से बनता है। वरना देश के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा खतरा हो जाता है अगर देश के अलग अलग कम्युनिटी देश के ही खिलाफ हो जाए। हम बात करते हैं कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जब तक हर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप पेपर में तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो जाओगे लेकिन एक्चुअल में नहीं होगे। अभी हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो इंडिया में कास्ट सिस्टम की जगह वन का सिस्टम था। पढ़ाई और एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मण करते थे, रक्षा और राजपाट क्षत्रिय संभालते थे, वैश्य सिर्फ व्यापार करते थे और जो शूद्र थे वो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। लेकिन इनमें कोई ऊपर या नीचे नहीं था, ये सिर्फ काम के हिसाब से डिवाइडेड था। हर जगह ऐसे ही था, इंडिया के बाहर भी ऐसे ही था। अगर आप इंडिया के बाहर नाम सुनते होंगे स्मिथ वगैरह, तो उनका भी नाम उनके काम के हिसाब से ही पड़ गया था। स्मिथ जो थे वो लोहार को बोला जाता है। अगर उस टाइम पे सबको पता होता कि एजुकेशन से ज्ञान आएगा और जिसके पास ज्ञान ज्यादा होगा वही रूल करेगा, शायद सिचुएशन अलग होती। लेकिन काम के बेसिस पर यह डिवीजन हुआ और आगे चलकर जिसके पास राज और एजुकेशन थी वो बड़े होते गए, बढ़ते गए और अपने हिसाब से रूल सेट करते गए और पूरा सिस्टम भेदभाव में बदल गया। आज हम भले रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन अपर क्लास के पास एजुकेशन में 100% रिजर्वेशन हजारों साल से था। वो आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि इंडिया की रोड्स तक पे 100% रिजर्वेशन था। बैकवर्ड क्लास को रोड पर जाना तक अलाउड नहीं था। बैकवर्ड क्लास के जो मेल्स थे उनको अपने गले में कुल्हड़ लटका के चलना होता था ताकि वो जमीन पे थूक ना पाए। कमर पर झाड़ू बांध कर रखनी होती थी ताकि अगर पैर के निशान पड़ जाएं तो उनको हटा सकें, ताकि अपर क्लास वाले उस पर चल सके। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये इंडिया की रियलिटी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। महाभारत के भी टाइम पे लिखा था कि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन वो अपनी कास्ट की वजह से कुछ नहीं कर पाए। आप खुद सोच के देखिए, जिसको छूना अलाउड नहीं था वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको इंसान ही नहीं माना जा रहा था। जानवरों से भी बदतर हाल किया गया था। जानवरों से दूध पिया जा रहा था, उनको दूध पिलाया जा रहा था, चींटियों को आटा खिलाया जा रहा था, लेकिन इंसान को छूना अलाउड नहीं था। और जब छूना अलाउड नहीं था तो वो ना तो पढ़ सके, ना उनको नौकरियां मिल सकी, और इस वजह से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती गई। जनरेशन टू जनरेशन यही चलता रहा। लेकिन इस चीज को बिना समझे लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि बैकवर्ड क्लास कम कैपेबल होते हैं। कुछ लोग तो आम भाषा में बोल देते हैं कि जीन्स स्ट्रांग होते हैं अपर क्लास वालों के। आपने अपने आसपास बातों बातों में सुना होगा कि आप लगते नहीं हो कि आप एससी हो, या फिर आप एसटी नहीं लगते हो, या फिर ये असली राजपूत है। ये बातें बहुत ही कॉमन है, लेकिन दिखाती है कि हम अंदर सोचते क्या है। जबकि असल बात यह है कि बैकवर्ड क्लास से हजारों साल तक अपॉर्चुनिटी छीनी गई है, इस वजह से वो हमारी बराबरी पे आके नहीं खड़े हो पा रहे हैं। अब यूएस की बात करें तो वहां पे जो गोरे हैं वो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ज्यादा हैं ब्लैक के कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्लैक कम कैपेबल हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वहां पे भेदभाव हुआ है। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री देखोगे इंडिया की, तो जो इंडिया के शिल्पकार थे ये बहुत ही ज्यादा स्किलफुल थे। बाहर के देशों से लोग देखने आते थे कि यहाँ के लोहार आयरन में कार्बन क्यों मिक्स कर रहे हैं ताकि जंग ना लगे। पीतल के बर्तन बनाने का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से ये लोग जानते थे, जबकि बाहर के लोगों को सोने और पीतल में डिफरेंस तक नहीं पता था। वेद व्यास जी जो दासी पुत्र थे, आज की भाषा में वो दलित होते, लेकिन वो महर्षि थे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अतारी, आज की लैंग्वेज अगर यूज होती तो ये सारे दलित थे। जैसे जैसे भेदभाव शुरू हुआ ये लोग पीछे होते गए। आप किस कास्ट में पैदा हुए हो इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपके आसपास एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में लोग आज इतनी बात करते हैं, जब वो स्कूल में गए थे तो उनको अपनी खुद की बोरी घर से लेके जानी पड़ती थी, क्योंकि उनको क्लास के साथ बैठना अलाउड नहीं था। बाहर बैठ के पढ़ते थे। पानी भी प्यून दूर से देता था, जिस दिन प्यून नहीं आता था उनको पानी नहीं मिलता था। इस तरह की स्ट्रगल से लेके कैसे उन्होंने अपना नाम कमाया कि आज अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक में उनकी मूर्ति स्थापित है। ये कहानी काफी इंस्पायरिंग है और आपको भी जाननी चाहिए, और इसके लिए आपको बुक खरीदने की या फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ऑडियो बुक सुन सकते हो,
अवेलेबल है कुकू एफएम पर, जहां से मैंने भी सुना है। और आप अपनी कन्वीनियंस से कभी भी इस ऑडियो बुक को कभी ट्रैवल करते हुए, गार्डनिंग करते हुए आराम से सुन सकते हो। इसके लिए आपको बुक लेके बैठने की जरूरत नहीं है। कुकू एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। अगर आपको और फील्ड में इंटरेस्ट हो, जैसे हिस्ट्री, एजुकेशनल, फिटनेस, एंटरटेनमेंट, तो आप अपनी पसंद से ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और इस बार और ज्यादा नॉलेजेबल बनने का न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो पूरा होना ही है, क्योंकि कुकू एफएम पहली बार फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन 49 में। बस आपको मेरे लिंक पे जाकर ऐप को डाउनलोड करना है और कूपन कोड NR50 यूज करना है। तो गो एंड सब्सक्राइब द ऐप नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। एक तरफ एक बच्चा है जिसके माँ बाप एजुकेटेड हैं, सही टाइम पे उन्होंने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया, उसकी 2-2, 3-3 ट्यूशन लगा दी हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स भी खिलाए जा रहे हैं, सही टाइम पे उसको लैपटॉप मिल गया, वो अच्छे से लैपटॉप भी चलाना जानता है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, सरकारी स्कूल में बस नाम लिखवा दिया गया है, घर पे पैसे भी नहीं है, इसलिए उसको काम पे भी जाना पड़ता है, आसपास का माहौल सही नहीं है, उसने लैपटॉप तो देखा तक नहीं है। तो इन दोनों में से अगर किसी की नौकरी लगेगी तो किसकी लगेगी? जो पहला बच्चा है उसी की नौकरी लगेगी, वही सक्सेसफुल होगा, वही आगे बढ़ेगा, और फिर ये एक साइकिल बन जाता है। और ये चीज यही नहीं खत्म होगी, सेम चीज इनके बच्चों के साथ भी होगी। जो सक्सेसफुल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सक्सेसफुल होगा, जो अनसक्सेसफुल है उसका खानदान उसी नेवर एंडिंग विशियस साइकिल में घूमता रहेगा। बस लाखों बच्चों में से एक एक्सेप्शन निकल जाएगा, हर कोई उसी का एग्जाम्पल देने लगेगा। आजकल का ट्रेंड है कि जब भी किसी बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है रिजर्वेशन, तो ऐसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि देखो ये SC ST कैटेगरी का है, इसके नंबर कम थे, उसके बाद भी इसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है, उनको हर एक चीज समझानी बहुत ही जरूरी है, वरना सोसाइटी की वो जो एक गलत अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर लोगों से लड़ते रहेंगे, नफरत फैलती रहेगी। SC ST कितने पीछे हैं इस बात का आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भले एजुकेशन में रिजर्वेशन है, नौकरियों में रिजर्वेशन है, लेकिन उसके बाद भी उस रिजर्वेशन की सीट लेने के लिए मिनिमम जो चीज चाहिए वो तक नहीं है उनके पास, बैकवर्ड क्लास के पास। एक गांव से निकल के उस सीट को लेना ही अपने आप में एक टास्क है। आप देखते होंगे कि SC ST की काफी जगह ऐसी सीट्स हैं जहां पे खाली पड़ी रहती हैं। 81 सीट्स तो PhD कोर्सेज में खाली पड़ी हैं, 16 IITs में। 2020 के डेटा में तो यह था कि 42,000 सीट्स जो थी वो खाली थी SC ST और OBC की। हाल इतना खराब है कि उस मिली हुई सीट को लेने के लिए जो एक बेसिक रिसोर्सेज चाहिए वो तक नहीं थे। 1000 लोग 1000 सीट के लिए एग्जाम देते हैं, उसमें से 20 से 25 सीट जो होती हैं वो बैकवर्ड क्लास को मिल जाती हैं। जितने लोगों का नहीं होता है सब मिलकर सोशल मीडिया और अपने दोस्तों के सामने इन जितने लोगों को सीट मिली है इनको जलील करते हैं। ये सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन किसी कम्युनिटी को एक सोसाइटी से कट ऑफ करना बहुत ही पेनफुल है। जो लोग गाँव में रहते हैं उन्होंने खाप पंचायत का नाम जरूर सुना होगा, और भी अलग अलग पंचायत होती हैं। वो इतनी स्ट्रांग क्यों होती हैं? क्योंकि लोगों को डर होता है कि इनके नियम अगर फॉलो नहीं किए तो हमें समाज से निकाल दिया जाएगा। समाज से निकलने का जो डर होता है वो बहुत ही बड़ा डर होता है। ये सिर्फ वही समझ पाएगा जो समाज से निकला हुआ है, जो पीछे छूटा हुआ है। अंग्रेज हमें जान से थोड़ी मार रहे थे, वो भी तो हमारे साथ यही कर रहे थे, वो भेदभाव कर रहे थे, जिसके लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आजाद होने के बाद भी ये जो अनटचेबिलिटी जैसी चीजें हैं उसको हमने छोड़ा नहीं। रिजर्वेशन ही एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से डिफरेंस खत्म हो सकता है। भले ये स्लो तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है। कहना बहुत ही आसान होता है कि ये क्या तरीका है, इलेक्शन में दोनों सीट पे सिर्फ बैकवर्ड क्लास को अलाउड कर रखा है। लेकिन असल बात ये है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो बैकवर्ड क्लास नहीं जीत पाएगा। डरा के, धमका के, पैसे के जोर पे वो नहीं जीत पाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो लोगों को बिलीव है वो ये है कि रिजर्वेशन इनकम बेस्ड होना चाहिए, और मुझे भी काफी टाइम तक यही लगता था जब तक मुझे डिटेल्स नहीं पता थी। देखिए, रिजर्वेशन को कभी भी इसलिए नहीं बनाया गया कि ऑल ओवर इंडिया में फाइनेंशियली लोग इक्वल हो जाएं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 16 पढ़ोगे तो उसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी जैसे वर्ड्स यूज नहीं किए गए, बल्कि रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज हुआ है। आप एग्जाम वगैरह में भी अगर जाओगे तो वहां देखोगे कि रिजर्वेशन के साथ रिप्रेजेंटेशन जो वर्ड है वो यूज होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर्वेशन कोई पॉवर्टी एलिमिनेशन स्कीम नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि जो हजारों सालों से बैकवर्ड क्लास पे अत्याचार हुआ है और जो भेदभाव हुआ है उसको हटाया जा सके। आप किसी को भी पैसा देके भले अमीर बना दो, लेकिन उसकी कास्ट उसके साथ हमेशा रहती है। अब जरूरी नहीं है कि अगर कोई आदमी अमीर हो जाए तो उसके साथ उसकी कास्ट को लेकर भेदभाव नहीं होगा। अगर गरीबी की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसके लिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मनरेगा, नरेगा वगैरह ये सारी चीजें हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों के लिए अलग स्कीम है, सब्सिडीज हैं। सरकार अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर गरीबों की और मदद कर सकती है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो बढ़ा सकती है। गरीबी हटाने के लिए पॉवर्टी वेलफेयर प्लान्स स्ट्रांग होने चाहिए। रिजर्वेशन लाने के पीछे बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो बैकवर्ड क्लास है
उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। और ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने देखा होगा कि जब मायावती जी सीएम बनी थी तो एक माहौल सा बना था कि बैकवर्ड क्लास के लोग आगे आ रहे थे, अलग अलग रूल्स बने, लोग सोच समझ के बात कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए अगर हम बैकवर्ड क्लास को कुछ बोल दें या फिर उनके साथ कुछ कर दें। अब आप सोच के देखिए, सिर्फ एक बैकवर्ड कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेशन की वजह से कितने लाखों बैकवर्ड क्लास को कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट मिलने लगी। यही पावर होती है रिजर्वेशन की, यही इसके पीछे का लॉजिक है। अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो जुल्म है वो तो हमारे पूर्वजों ने किया तो हम क्यों भुगते, लेकिन यही लोग जब अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी लेनी होती है तो उसमें पीछे नहीं हटते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हैं, लेकिन वही सेम लोग ईडब्ल्यूएस की बात पर चुप रहते हैं, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पे जब लोग बहस करते हैं तो अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रख के बात करते हैं, लॉजिक के बेसिस पे नहीं करते हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% का कोटा है। ये इनकम बेस्ड रिजर्वेशन है जो जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। अब ये जो इकोनॉमिकली रिजर्वेशन है ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यह है कि पहले कोई गरीब था, फिर अमीर हुआ, फिर दोबारा गरीब हो गया, तो इसका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है। अभी जो ईडब्ल्यूएस आया है उसमें 8 लाख एनुअल इनकम की लिमिट लगी है कि इससे कम वाले ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आएंगे और लास्ट ईयर की जो इनकम होगी उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। आए दिन केसेस आ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस लेने के लिए बच्चों के जो माँ बाप हैं वो एग्जाम से 1 साल पहले ही अपनी जॉब छोड़ दे रहे हैं ताकि ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में उनका बच्चा आ जाए, बाद में फिर ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी चीज, इनकम को इवेल्युएट करने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। सिर्फ मेट्रो सिटीज के ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट जॉब वालों के अलावा आप पता ही नहीं कर सकते कि ईडब्ल्यूएस का सही दावेदार कौन है। यही रीजन है कि 90 से 95% लोग एक तरह से पूरा देश ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आ गया है। उससे भी बड़ी दिक्कत है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके लिए फेक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही ईजी है, इसलिए आए दिन न्यूज आ रही है कि फेक इनकम सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट भी तो फेक बन सकते हैं। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट तो हर कोई बनवा लेता है, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये नहीं बनवाया जाता है। एक कहावत भी है कि जाति कभी नहीं जाती। कोई भी अपर कास्ट अपनी कास्ट नीचे नहीं करवाना चाहता, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि सोसाइटी में बैकवर्ड कहलाने पर कितना भेदभाव होता है। और इसके साथ साथ लोग परिवार के दादा परदादा को भी जानते हैं जो अगल बगल रहते हैं, तो वहां भी दिक्कत आती है। हमारे देश में रिलीजन चेंज करवाना फिर भी आसान है, लेकिन कास्ट चेंज कराना बहुत ही मुश्किल काम है। कोई भी अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट वाला बन के नहीं घूमना चाहता, क्योंकि उसको पता है नौकरी तो भले ही मिल जाएगी लेकिन उसके बाद भी भेदभाव होगा उसके साथ। इसलिए कास्ट बेस्ड सिस्टम अभी भी रेलेवेंट है। गांधी जी का मानना था कि डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म होगा जब लोग इंटर कास्ट मैरिज करेंगे, इसलिए उस पर्टिकुलर टाइम पे वो सिर्फ उसी शादी में जाते थे जो इंटर कास्ट होती थी। मैरिज में भी लोअर कास्ट को डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि कोई भी कैपेबल लड़का या लड़की मिलना दलित के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि घरों की आम भाषा में आपने जरूर सुना होगा कि बेटा किसी से भी शादी कर लेना, लेकिन कोई छोटी कास्ट से मत उठा लाना। और कुछ लोग तो टोंट मारते हैं कि रिजर्वेशन तो खैरात में मिला है। उनके लिए भी एक डिटेल शेयर कर देता हूं कि अंग्रेजों के टाइम पे अपर कास्ट की डोमिनेंस की वजह से बैकवर्ड क्लास जो थे वो अंग्रेजों से एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांग कर रहे थे। और ये वो टाइम था जब सबको रियलाइज हुआ कि बिना बैकवर्ड क्लास के उनकी पॉलिटिकल पावर अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं रह जाएगी। और इसके बाद अंबेडकर जी की बात मान के पूना पैक्ट का समझौता हुआ और देश में रिजर्वेशन आया। और अभी भी कुछ लोगों का यह मानना है कि रिजर्वेशन की जरूरत अब नहीं है। अब चाहे SC ST हो या जनरल हो, सब एक लेवल पे आ चुके हैं। और अक्सर कुछ IAS PCS का एग्जांपल देकर यह बात की जाती है। आप एक काम करिएगा, आप जहां भी रहते हैं वहां पे अपने घर से बाहर जाके जो सफाई करने वाले हैं या जो छोटे वर्कर्स हैं, रैंडमली उनके पास जाइएगा और 10-12 लोगों से उनकी कास्ट पूछिएगा। कोई भी सिंघानिया, ओबरॉय, सूर्यवंशी, ये सब कास्ट आपको सुनने को नहीं मिलेगी। और उस दिन आपको पता चलेगा कि रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है। होता क्या है कि दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज के मॉल में चक्कर लगा के चाय की दुकान पर डिस्कशन करने में बहुत आसान लगता है कि रिजर्वेशन हट जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल ही अलग है। आप जरा गांव की साइड जाएंगे, कस्बों की साइड जाएंगे तो वहां ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग है। अभी गवर्नमेंट UPSC के लिए एक लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट लाई थी, जिसमें बिना एग्जाम के, बिना रिजर्वेशन के डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा था। और उसमें किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। उसमें जितने भी लोग सेलेक्ट होकर आए थे उसमें एक भी बैकवर्ड क्लास का नहीं था। अगर आज की डेट में रिजर्वेशन बंद कर दिया जाए तो जो स्लो स्पीड से बैकवर्ड क्लास आगे बढ़ रहा है वो एकदम रुक जाएगा। आज भी आप देखोगे कि अपर कास्ट पॉपुलेशन में बहुत ही कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट पोजीशन हो, जमीन की ओनरशिप हो या कुछ और हो, हर चीज में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो अपर कास्ट की है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। देश भर की जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है उसमें 400 से भी ज्यादा RTI डाली गई, उसमें बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर था, इनफैक्ट नील था। इन 400 RTIs का लिंक मैंने YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये आप देख लीजिएगा। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि अपर कास्ट ज्यादा अच्छी पोजीशंस पे है। प्रॉब्लम बस छोटी सी है कि कुछ अपर कास्ट वालों को, सबकी बात नहीं कि मैं कर रहा हूं,
कुछ अपर कास्ट वालों को ये लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है और वो एक गुस्सा लेके घूम रहे हैं एससी एसटीज के खिलाफ। अभी आप हाल ही फिलहाल में देखोगे 2020 में विकास कुमार को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो छोटी जात का होके भी मंदिर में घुस रहा था। इंडिया के प्रेसिडेंट जब मंदिर में गए थे उनके लिए भी कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि इनको भी नहीं घुसने दिया जाना चाहिए, लेकिन बाद में इसका क्लैरिफिकेशन हुआ और वो फिर मंदिर के अंदर गए। मैं आपको अपना भी एक एग्जांपल बताता हूं कि बचपन का मेरा दोस्त जो जूनियर क्लास से मेरे साथ में था, डेली मेरे साथ रहता था, 12th क्लास में जाकर मुझे पता चला कि वो एससी है। जब उसने एक फॉर्म भरा, वो स्कूल के पूरे ग्रुप से छुपाता था कि वो बैकवर्ड क्लास से। अब देखिए कुछ तो रीजन होगा कि आज भी बैकवर्ड क्लास ये बताने से झिझकते हैं कि वो एससी एसटी है। बचपन में मैं जिस एरिया में रहता था वहां पर सफाई करने वाले जितने भी लोग आते थे वो एक एरिया डिसाइड करके एक साथ रहने लगे थे। उन लोगों ने मिलकर उनकी कम्युनिटी के एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया। जब वो बच्चा रिक्शे में स्कूल जाता था तो उसको बहुत ही गलत गलत नाम से चिढ़ाते थे और कई कई तरीके से बोलते थे उसको। 1 साल भी वो पूरा नहीं कर पाया और उसने स्कूल छोड़ दिया। अब आप सोच भी नहीं सकते कि डेली बेसिस पे वो लोग क्या सफर करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत जो इस पूरे मुद्दे में है, जो कि असल दिक्कत है, वो है पॉलिटिशियंस। ये नेता लोगों को कभी भी एक वोटिंग नंबर के काउंट से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं और हर चीज को एक वोट बैंक का सर्कस बना देते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी समझते हैं। 1932 में सबसे पहला रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में ही दिया गया था, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है, ताकि बैकवर्ड क्लास का पार्टिसिपेशन हो। देखिए किसान और बैकवर्ड क्लास ये पॉपुलेशन में ज्यादा है, इसलिए आप नोटिस करोगे कि ये दोनों नाम हर नेता के भाषण में रहते हैं। तो जब पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन आया तो उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया कि वो जीत के बैकवर्ड क्लास को एजुकेशन में भी रिजर्वेशन देंगे और उसके बाद पहली बार देश में एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन आया। अब ये होने के बाद मोरारजी देसाई जी देश के पीएम बने। उन्होंने कहा कि ओबीसीज की जो पॉपुलेशन है वो 52% है, इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उन्होंने मंडल कमीशन फॉर्म किया जिसमें 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। अभी मंडल कमीशन तो बन गया था लेकिन नेता इसको हाथ लगाने से बच रहे थे। इंदिरा गांधी जी ने इस पूरे मंडल कमीशन को नहीं छेड़ा, फिर राजीव गांधी पीएम बने, उन्होंने भी इस मंडल कमीशन को नहीं छेड़ा। अब इसके बाद 1989 में वीपी सिंह जी की सरकार आई। ये सरकार मिलीजुली सरकार थी, इसमें कई नेता ऐसे थे जो पीएम बनना चाहते थे और इसमें भी वीपी सिंह यूपी में ज्यादा इंपैक्ट करना चाहते थे। जो मंडल कमीशन था जिसको बाकी नेताओं ने हाथ नहीं लगाया था, उसको ये लेकर आए और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिलवा दिया गया। बहुत ज्यादा गुस्सा हुए लोग, कई सारे प्रदर्शन भी हुए, लेकिन ये फिर भी लागू हुआ। अब 50% के करीब रिजर्वेशन हो चुका था और इसके बाद नरसिम्हा राव जी आए और इन्होंने कह दिया कि हम 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे देंगे और पहली बार ईडब्ल्यूएस की जो बात यहीं से शुरू हुई थी। अब देखिए धीरे धीरे ये सोशल इशू की जगह एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स बनती जा रही थी। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं किसी तरीके से सिस्टम में घुस के किसी भी तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन लेके आ जाऊं तो मेरी आने वाली पीढ़ियों तक को उस कम्युनिटी से वोट मिलेगा। वहीं अगर मैं डेवलपमेंट वाला रास्ता चुनूंगा तो ये रास्ता थोड़ा लंबा होगा और बोरिंग भी रास्ता है ये। और अगर मैं सिस्टम में घुस के किसी कम्युनिटी का रिजर्वेशन हटा दूं तो मुझे और मेरी आने वाली पीढ़ी तक को उस कम्युनिटी से वोट नहीं मिलेगा। यही रीजन है कि हमारे देश की हिस्ट्री में आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रिजर्वेशन को हटा सके और हर बड़ा नेता कैसे ना कैसे करके अपने वोट बैंक के लिए रिजर्वेशन लेके आया और इस पूरे सर्कस के चक्कर में एक्चुअल में जिसको रिजर्वेशन की जरूरत थी उसको स्ट्रगल करना पड़ता। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मल्टीपल टाइम अमेंड किया गया है। 77th, 81st, 82nd, 85th, 93rd, ये सारे अमेंडमेंट किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को लेके। हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं और उसी पार्टी के जो छोटे नेता हैं वो रिजर्वेशन हटाने की बात करते हैं ताकि लोग आपस में ही उलझे रहें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर आपको रियल आइडियोलॉजी देखनी है तो उसके छोटे नेता क्या नैरेटिव चला रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो पार्टी नैरेटिव क्या चला रही है। क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो एक सेट पैटर्न में जो रिक्वायर्ड होता है बस वही बोलते हैं। आप एक चीज और नोटिस करोगे कि 1932 से आज तक कास्ट बेस्ड सेंसस लोगों के सामने नहीं लाया गया है। एससी एसटी की मजबूरी थी, लोगों के सामने लाया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके प्रावधान है, लेकिन बाकी किसी भी कास्ट का जो सेंसस है वो लोगों के सामने ही नहीं लाया गया है। सालों से ये जो डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर के पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसने उस डेटा को रिलीज ही नहीं किया है। अब ऐसा क्यों किया गया है वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी आदमी अपनी कास्ट से बड़ा नहीं होता है। बड़ा आदमी वो होता है जिसके साथ बैठ के कोई भी आदमी अपने आप को छोटा ना फील करे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो ऑडियो बुक है वो कुक्कू एफएम पर आप जरूर सुनिएगा, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।